पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि बाबर ने जीवन भर बड़े यत्न से बाबरनामा लिखा, किंतु उसकी आंखों के सामने ही बाबरनामा का अधिकांश भाग नष्ट हो गया। बाबर के 48 साल के जीवन काल में से बाबरनामा के केवल 11 साल के विवरणों से युक्त पन्ने ही उपलब्ध हो पाए हैं। फिर भी बाबरनामा से कई चौंकाने वाले खुलासे भी होते हैं, किंतु यह देखकर हैरानी होती है कि इतिहासकारों ने उन सच्चाइयों को सामने आने नहीं दिया और उन्हें यत्नपूर्वक छिपाया। इनमें से सबसे बड़ी सच्चाई बाबर के वंश के संबंध में है। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में अपनी माता कुतलुग नेगार खानम को आधा चगताई तथा आधा मुगल बताया है, जबकि बाबर का पिता मिर्जा उमर शेख तैमूरलंग का चौथा वंशज था और तुर्क खानदान का बादशाह था। भारत में लिखी गई इतिहास पुस्तकों में बाबर के वंशजों को बहुत कम स्थानों पर तैमूरी खानदान कहा गया है। उन्हें अधिकांशतः चंगेजी खानदान, चगताई खानदान और मुगलिया खानदान के नाम से पुकारा गया है, जो कि वस्तुतः बाबर की माता का खानदान था, न कि बाबर के पिता का। हालांकि उमर शेख की तरह उमर शेख के किसी पूर्वज का विवाह भी चंगेजी खानदान की किसी शहजादी से हुआ था। इसी कारण उमर शेख के वंश को तुर्को मंगोल माना जाता था, किंतु यह मुगल खानदान तो कतई नहीं था। वंश नाम का यह परिवर्तन बहुत ही आश्चर्यजनक था। बाबरनामा में तो इस वंश परिवर्तन के कारण का उल्लेख होना ही नहीं था, क्योंकि संभवतः बाबर के जीवन काल में बाबर को मुगल नहीं कहा जाता होगा, किंतु हुमायूंनामा आदि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख नहीं है। बाबर के खानदान के नाम का परिवर्तन क्यों और कैसे संभव हुआ, इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती, जबकि बाबरनामा में बाबर ने अनेक स्थानों पर मुगलों की निंदा की है। बाबर को मंगोलों के रहन सहन, आचार विचार तथा जीवन शैली पर बड़ी आपत्तियां थीं। सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि बाबर को जब भी अवसर मिला उसने मुगलों पर चोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हुमायूं भी प्रकट रूप में सार्वजनिक रूप से मुगलों की निंदा किया करता था। बाबरनामा में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह चगताई तुर्की है, न कि मुगलों द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा। चगताई तुर्की भाषा मध्य एशिया की सर एवं आमू नामक नदियों के बीच में बोली जाती थी। इस भाषा में 2/3 शब्द तुर्की भाषा के थे तथा 1/3 शब्द फारसी एवं अरबी भाषाओं से लिए गए थे। बाबर की भाषा के आधार पर भी बाबर को मुगल नहीं कहा जाना चाहिए था। तुर्क होने के कारण बाबर को अपने तुर्की भाषा के ज्ञान पर बड़ा गर्व था, इसलिए वह हुमायूं के पत्रों में भाषा संबंधी कमियां निकाला करता था और हुमायूं के पत्रों के जवाब में वह हुमायूं को लगातार सलाह देता था कि तेरे द्वारा लिखे गए पत्र में अशुद्ध तुर्की लिखी जाती है, तेरे वाक्य बड़े ही अस्पष्ट और जटिल होते हैं। मनुष्य को अपनी भाषा और लेखनी सुधारनी चाहिए तथा अपने लेखन में सरल भाषा में स्पष्ट संदेश लिखना चाहिए। बाबर ने तुर्की लिपि में एक नई लेखन शैली को जन्म दिया जिसे खते बाबरी कहा जाता है। तुर्की के सबसे बड़े कवि मीर अली शेर बेग के बाद बाबर को ही स्थान दिया जाता है। इस दृष्टि से भी बाबर तुर्क ठहरता है, न कि मुगल। बाबर तथा हुमायूं की पगड़ी के बीच एक शंक्वाकार उभार जैसा होता है, जो कि उनके तुर्की होने की स्पष्ट घोषणा करता है। बाबर एवं हुमायूं की पगड़ी, दाढ़ी, आंखें, आंखों के नीचे के उभार, कोई भी चीज मुगलों से मेल नहीं खाती। इस आधार पर भी बाबर और हुमायूं तुर्की ठहरते हैं, न कि मुगल। संभवतः भारत के किसी इतिहासकार ने
बाबर तथा हुमायूं को दिल्ली के पूर्ववर्ती तुर्क सुल्तानों से अलग करने के लिए मुगल कहकर पुकारा। जब एक बार यह गलती हो गई तब यह गलती आगे से आगे चलती रही, किसी ने इस बात का खंडन करने का प्रयास नहीं किया। अब हम थोड़ी सी चर्चा बाबर की मृत्यु वाले दिन की करना चाहते हैं। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने लिखा है कि जब बाबर का रोग बढ़ने लगा तो उसने सब अमीरों को बुलाकर कहा कि बहुत वर्ष हुए मेरी इच्छा थी कि हुमायूं मिर्जा को बादशाही देकर मैं स्वयं जर अफशां बाग में एकांतवास करूं, किंतु मैं अपने स्वस्थ रहते ऐसा नहीं कर सका। इसलिए अब इस रोग से दुखी होकर वसीयत करता हूं कि आप सब हुमायूं को हमारे स्थान पर समझें, उसका भला चाहने में कमी न करें और उससे एकमत रहें। मैं हुमायूं, समस्त संबंधियों और अपने आदमियों को अल्लाह को और हुमायूं को सौंपता हूं। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि बादशाह के इतना कहते ही वहां उपस्थित सभी लोग रोने पीटने लगे। बादशाह की आंखों में भी आंसू भर आए। जब यह बात हरम में पहुंची तो हरम वालियां भी रोने लगीं। बाबर ने हुमायूं को सलाह दी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का सामना करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता तथा आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। अपनी आंखें बंद करने से पहले बाबर ने हुमायूं को आदेश दिया कि वह अपने भाइयों के साथ सदैव सद्व्यवहार करे, चाहे वे उसके साथ दुर्व्यवहार ही क्यों न करें। हुमायूं ने अपने पिता की इस आज्ञा का जीवन भर पालन किया। हालांकि बाबर की इस आज्ञा के कारण हुमायूं को आगे चलकर बड़े कष्ट उठाने पड़े। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि 3 दिन के अनंतर 26 दिसंबर 1530 को बादशाह इस नश्वर संसार से अमरलोक को चले गए। जब बाबर की मृत्यु हुई तो हरम की औरतों को बाबर के कक्ष से यह कहकर निकाला गया कि आप लोग पीछे के कमरे में जाइए, हकीम लोग बादशाह के स्वास्थ्य की जांच करने आ रहे हैं। हरम की औरतें जान चुकी थीं कि बादशाह का इंतकाल हो चुका है, अतः वे अपने कमरों में जाकर बंद हो गईं और रोने लगीं। बाबर की मृत्यु की सूचना उसके महल से बाहर नहीं जाने दी गई, क्योंकि हिंदुस्तान में यह चलन है कि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि बादशाह की मृत्यु हो गई है तो जनता घरों से बाहर निकलकर लूटपाट करने लगती है। चूंकि मुगल खानदान को इस समय तक भारत में आए हुए 4 साल ही हुए थे, इसलिए इस बात की भी आशंका थी कि जनता शाही महलों में घुसकर लूटपाट मचाए। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि यह निर्णय लिया गया कि एक आदमी को लाल कपड़े पहनाकर हाथी पर बैठाकर मुनादी करवाई जाए कि बादशाह बाबर दरवेश हो गए हैं और मुल्क बादशाह हुमायूं को दे गए हैं। हुमायूं बादशाह के नाम की मुनादी सुनकर प्रजा को संतोष हो गया और सबने उनकी लंबी उम्र की कामना की। अगली कड़ी में देखिए, हेरात के शिया परिवार की बेटी थी हुमायूं की माता। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।